The energy of a body due to its position or change in shape. The energy of a body due to its position the energy of a body due to its position or change in shape due to its position or change in shape is known as potential energy. The energy of a body due to its position or change in shape is known as potential energy. Due to its position or change in shape is known as potential energy. उसके बाद नेक्स्ट लिखें. नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी. नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखिएगा. द एनर्जी ऑफ अ बॉडी द एनर्जी ऑफ अ बॉडी due to its position above the ground due to its position the energy of a body due to its position above the ground is called gravitational potential energy. Is called gravitational potential is called gravitational potential energy. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अंडरलाइन कर लेना. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी and the energy of a body due to a change in its shape and size and the energy of a body due to its due to a change in its shape and size is called elastic potential energy. Is called elastic potential energy. नेक्स्ट पॉइंट लिखें. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी the gravitational potential energy as well as elastic potential energy the gravitational potential energy as well as elastic potential energy are commonly known as just potential energy. Are commonly known as just potential
एनर्जी। देखिए इसमें ऐसा होता है कि पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत वर्क कर सकती है। अगर बॉडी के अंदर एनर्जी है तो इसका मतलब वो काफी वर्क कर सकती है। जैसे हमने ये कहा कि अगर कोई अच्छा, क्या होता है कि जो वर्क करा जाता है ना किसी भी बॉडी पर, वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैसे? आप ये देखिएगा कि सड़क के ऊपर, जमीन पर, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर एक ना ईंट का टुकड़ा, यानी कि एक बड़ा सा ईंट का टुकड़ा कह दो या पत्थर कह लो, वो पड़ा हुआ है नीचे। अब मैंने क्या करा कि उसको, ईंट को मैंने उठाया। अब अगर वो वहां पर पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर कुछ भी पोटेंशियल नहीं है, चुपचाप पड़ा हुआ है। पोटेंशियल मतलब क्या, वो कुछ वर्क कर सकता है? क्या उसके अंदर कुछ एनर्जी? हम ये कहेंगे कुछ भी एनर्जी नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर उसी को मैं क्या करूं, उसको लेकर आता हूं, मैं उसको उठाता हूं, उसको उठाने में मुझे वर्क करना पड़ा, भाई ताकत लगानी पड़ी, तो वर्क करना पड़ा ईंट को उठाने में। उठाया, उठाकर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या मान लीजिए 10th फ्लोर तक हम पहुंच गए। तो 10th फ्लोर तक ईंट के एक टुकड़े को उठाकर लेकर जाने में हमें कुछ वर्क तो करना पड़ा ना। तो वो जो वर्क करना पड़ा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन दैट ब्रिक। वो उस ब्रिक के अंदर, वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? वो इस तरह से कि आप ये देखिए कि ये एक बिल्डिंग है, और मान लीजिए इस बिल्डिंग में टोटल 10 फ्लोर्स हैं। बिल्डिंग में टोटल 10 फ्लोर्स हैं, और यहाँ पर नीचे एक ब्रिक जो है, वो छोटी सी एक ब्रिक पड़ी हुई थी ऐसे। अब हमने क्या करा, हमने इस ईंट को उठाया। अब ये ईंट यहाँ पर जमीन पर पड़ी हुई थी, तब तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। हमने इसको उठाया, और उठाकर धीरे 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 हम इसको यहाँ लेकर चले गए टॉप पर। और मैंने इसको ऐसा रख दिया कि आधा बिल्डिंग के ऊपर और आधा बिल्डिंग से बाहर निकला हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसको एक हल्के से इशारे की जरूरत है। आप हल्के से उंगली भी इसको ऐसे टच कर देंगे ना, तो ये नीचे गिरेगी बड़ी ताकत के साथ। और फिर क्या होगा कि जब ये नीचे गिरेगी, तो नीचे अगर कोई भी चीज है, कोई व्हीकल है, उसको डैमेज पहुंचा सकती है। इनफैक्ट खुद भी टूट जाएगी, है ना। तो क्या है कि इसके अंदर अब एनर्जी स्टोर हो गई। वो एनर्जी कैसे स्टोर हुई? वो एनर्जी ऐसे स्टोर हुई कि हम ही तो इसको लेकर चले थे। तो हमारी, अब ये एक ना स्टेटमेंट होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर destroyed, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो क्या है इसका मतलब? आप ये देखिए, जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी को ना तो क्रिएट करा जाता, ना डिस्ट्रॉय करा जाता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने दाल रोटी खाई, मैं भूखा था, मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी, मैंने दाल रोटी खाई तो एनर्जी आ गई। ठीक है, तो दाल रोटी खाने से हमारे अंदर एनर्जी आई, तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी थी। आपने देखा भी होगा, आप कोई बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स में देखिए, उसमें लिखा रहता है कि एनर्जी इतने किलो कैलोरी या इतने मेगा कैलोरी, ऐसे लिखा रहता है एनर्जी कितनी है। तो वो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर गई। ठीक, अब वो खत्म तो हुई नहीं ना, उस एनर्जी ने आपको एनर्जी दी। आपने क्या करा कि ईंट, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी, आपने उसको उठाया। तो आपकी एनर्जी उसको उठाने में और 10th फ्लोर तक ले जाने में खर्च हुई। तो अब जो आपकी एनर्जी उसमें खर्च हुई, वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गई। समझ रहे हैं? तो एनर्जी जो है वो इस तरीके से ट्रांसफर होती रहती है। अब अगर किसी चीज को ऐसे हाइट पर ले जाते हैं, तो उस दौरान जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये हाइट पर है। अगर कोई चीज हाइट पर है, तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट्स वाई उसका नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, वही चीज। हाँ, उसके बाद आप ये देखिएगा कि ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ। फिर क्या हुआ कि मेरे पास एक धनुष बाण है, ठीक, एरो एंड बो। तो हमारे पास बो है, बो जिसको धनुष बोलते हैं, और उसमें मैंने एरो लगाया, और एरो लगाकर उसको ऐसे खींच दिया। तो खींचने का मतलब क्या है कि अब जो वो जो बो था, उसकी शेप और ज्यादा मुड़ गई, और ज्यादा मुड़ गया। और जो पीछे जो उसकी स्ट्रिंग थी बिल्कुल सीधी, वो स्ट्रिंग जो है वो ट्रायंगुलर शेप की हो गई। भाई ऐसे होता है ना, ऐसे ये बो है। अब नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली तो वो ऐसे था। अब आपने क्या करा, आपने यहाँ पर एक एरो लगा दिया, ये एरो लगा दिया। अब आपने इसको खींचा। जब आप इसको खींचोगे, तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन शेप थी स्ट्रिंग की, वो क्या होगी? वो टिल्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
ऐसी शेप हो जाएगी इसकी, ठीक है। और एरो जो है, एरो का हेड यहाँ पर आ जाएगा, उससे ज्यादा तो आप खींच नहीं सकते, ठीक। तो एरो यहाँ पर आ गया, इसका मतलब क्या है कि अब इसकी शेप बदल गई, ये जो बो है इसकी शेप बदल गई, और एरो पीछे आ गया। अब हमारे हाथ में है एनर्जी, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर इस स्ट्रिंग के अंदर इकट्ठी हो रखी है, क्योंकि स्ट्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आना चाहेगी। आप इसको जैसे ही छोड़ोगे, वो एकदम से बड़ी तेजी से एरो निकल कर आगे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने इसको ऐसे होल्ड कर रखा है, तो एरो भी और बो भी दोनों के दोनों रेस्ट में है, लेकिन एक इशारे की जरूरत है। हल्का सा इशारा मिल जाए तो वो जाएगा बहुत आगे। जैसे कहते हैं ना किसी स्टूडेंट से भी कि भाई तुम्हारे अंदर बड़ा पोटेंशियल है, वो तो तुम उसको यूटिलाइज नहीं करते हो। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जनरली आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स या कोई कोई अच्छा दोस्त भी मिल जाता है, ज्यादातर तो नालायक ही मिलते हैं, लेकिन कोई कोई अच्छा दोस्त भी मिल जाता है, वो कह देता है कि हाँ भाई, कि भाई तेरे अंदर मतलब है, पोटेंशियल है, कैलिबर है, काफी कर सकता है। करता नहीं है बस, ये है प्रॉब्लम। तो वो चीज है यहाँ पर कि इसीलिए इसका नाम पोटेंशियल एनर्जी रखा गया है। पोटेंशियल का मतलब ये है कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट की साइज और शेप चेंज हो गई। तो जब साइज और शेप चेंज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं, तब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्राउंड पर पड़ी हुई ईंट में कहाँ है पोटेंशियल एनर्जी? नहीं, ये बुक है, बुक में भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तब तो तभी तो है ना, वैसे थोड़ी है ना। फिर वही चीज, अब इसको भी आप ग्राउंड पर रखो ना, इसको भी आप ग्राउंड पर रखो ना, ग्राउंड पर रखी हुई कहाँ गिरेगी? जो पहले से ही गिरा हुआ है वो कहाँ गिरेगा? हाँ, तब तो है ही, तो फिर तो वही वाला केस हो गया ना। हम्म, कौन से? नहीं, इस केस में तो है, इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस केस में तो है, हाइट पर है ना एक। हाँ, अब जैसे मान लीजिए हम खड़े हुए हैं, तो क्या हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? और अगर मान लो तुमको कोई खींच दे ऐसे पकड़ के, है ना, तो क्या हो जाएगा? इलास्टिक, हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन तुम फिर से बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज और शेप गेन करना चाहती है, तो तुम वापस से फिर चलिए। तो ये दो तरीके की हो गई, इसमें हमको डिटेल में करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस साल सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बस इसका डेफिनेशन डेफिनेशन ये करना था। अब नोट करिए। फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये तुमने मृदुल पिछली बार टेस्ट नहीं दिया था ना? हाँ, इसका मतलब नहीं दिया था, क्योंकि पूछ रहा है ना किसका। अभी मैंने मैथ्स का टेस्ट लिया था, तो वो तुमने दिया नहीं था ना शायद। तो क्यों? 7 तारीख को था, 10 दिन पहले। आज 17 ही तो है, 17 है ना? हाँ। हाँ, बड़ी जल्दी जा रहा है ये, मैं भी यही सोच रहा था। एक्चुअली 7 को ही था क्या टेस्ट? उसके बाद में था क्या कुछ? मैंने जो शीट्स चेक करी हैं उस पर 7 लिखा हुआ था। 7 को ही था ना? 7 को था, बड़ी जल्दी से 10 दिन निकल गया, देख लो। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी ने गलत लिख दिया हो। अच्छा चलो, रीजन ध्यान नहीं आया। तब मैं बता रहा हूँ कि आज थर्सडे है, परसों साइंस का टेस्ट है। मैंने ग्रुप पर भी डाल दिया है, तो वही टेस्ट देना है अगले वाला, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। हाँ हाँ, सब कुछ आएगा। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बताता हूँ कि आप लोगों को क्या प्रिपेयर करके आना है उसमें टेस्ट में, ये बताता हूँ। कि टेस्ट आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। पहली चीज तो ये है कि मैं 5 या 6 क्वेश्चन उसमें दूंगा। 1 घंटे का टेस्ट होगा। अब उसमें एक क्वेश्चन अलग से होगा, बाकी के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैं एनसीईआरटी में से देने वाला हूँ। वेटेज मैक्सिमम में 20 मार्क्स का दूंगा, वो तुम देख लेना, कोई 3 नंबर का, कोई 4 नंबर का, कोई 5 का, ऐसे होगा।
ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो बीच में क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो अब ध्यान से सुन लो, फिर सुनोगे नहीं, पता नहीं कहाँ ध्यान है। मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। तो आप ये देख लीजिए कि एक तो एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में जो बीच में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो वाले, और जो एनसीईआरटी में पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो वाले, वो अच्छे से लर्न कर लेना सारे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। अरे तो ठीक है ना, एटलीस्ट आप उतना तो प्रिपेयर करके आओगे, कई नालायक ऐसे हैं उतना भी नहीं करते। तो अब आप ये तो नहीं कहोगे कि नहीं नहीं पता नहीं सर ने कहाँ से पूछ लिया। तो पहले ही बता रहा हूँ, अगर 5 या 6 क्वेश्चंस मैं दूंगा, तो उसमें से 90% पेपर, यानी कि 5 क्वेश्चन मान लो, अगर 6 दे रहा हूँ तो 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दूंगा। ठीक है। मतलब लकीर में से दे दूंगा या ऑल इन वन में से दे दूंगा, ये इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते। राइटिंग दिखाओ जरा, दिखाओ तो सही। आज तो फिर भी वैसे पहले से ठीक है। तुम एक काम किया करो ना, एक ना स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज करते हैं वो इसका इसका ट्राइमेक्स, ट्राइमेक्स एक पेन आता है, वो वाला पेन यूज करा करो, उससे थोड़ी राइटिंग अच्छी आती है। बॉल पेन से ना फिसलता है हाथ। देखो ये वाला जो, ये जो पेन यूज कर रहा है ना, ये पेन बहुत अच्छे हैं। नहीं, इससे बड़ा अच्छे आती है राइटिंग मुझे तो। जो ट्राईमैक्स होता है इससे बढ़िया आती है। ट्राईमैक्स है ना ये जो पेन यूज कर रहे हो। चिल्लाने की जरूरत क्या थी, हुआ क्या था? ये कई बार डरा देता है मेरे को। तो पता नहीं कहाँ की तुम्हारी ना, तुम्हें पकड़ लिया। अब तुमने क्या कर दिया? हाँ। अच्छा, किस लिए? ये कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। अच्छा। अच्छा, इसमें मैं गया था अभी, 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन। हाँ मतलब खेतान गया था, खेतान है ना बराबर में। तो मैंने देखा रोड पे जैसे मुड़े तो वहां पर तो बहुत मिट्टी मिट्टी, एकदम टूटी फूटी रोड, खराब सी। अब जैसे गए अंदर, तो राइट हैंड साइड पर बिल्डिंग दिखाई देती है डीपीएस राजनगर की। अच्छा, और बीच में ना, बीच में एक बोर्ड लगा हुआ है प्रेसिडियम का, है ना। तो वो वही स्कूल है, उससे वो रास्ता है। अच्छा, आगे जाकर है। अच्छा, तो बस चली जाती है उतनी सी गली में, बुरा हाल हो जाता होगा। हाँ, मैं वही सोच रहा था। और उधर डीपीएस राजनगर के सामने ट्रक वाले खड़े हुए थे, वो अपना ट्रक रिपेयर कर रहे थे। तो आपको आने जाने में प्रॉब्लम होती होगी ना उधर, हम भी तो डीपीएस राजनगर में ही तो है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी, नोट कीजिएगा, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इसमें है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, नोट करिए। अच्छा, हम जो है ना, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, इलास्टिक वाला अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो लिखिएगा द ग्रेविटेशनल, अपने मतलब हमारे मतलब आप, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स हायर पोजीशन अबव द अर्थ, due to its higher position above the earth is equal to the work done on the body। हम्म, तो फिर तो वो खत्म हो जाएगी। हम्म,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है ना, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स हायर पोजीशन अबव द अर्थ। अब अबव द अर्थ वाली जो पोजीशन की अगर हम बात करें तो वो भी है जो, मतलब अर्थ के आप ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए। ठीक है, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से आप बाहर निकल गए, तो फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी कहाँ फिर वो तो फिर दूसरी एनर्जी बन जाएगी ना। तो मैं सिर्फ उतने की बात कर रहा हूँ, ड्यू टू इट्स हायर पोजीशन अबव द अर्थ, मतलब अर्थ से थोड़ा सा ऊंचा है बस। ठीक, तो ड्यू टू इट्स हायर पोजीशन अबव द अर्थ इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी, is equal to the work done on the body, is equal to the work done on the body against gravity, against gravity in moving the body to that position. In moving the body to that position, the gravitational potential energy of a body due to its higher position above the earth। तो अगर कोई भी बॉडी जो है उसकी पोजीशन अर्थ से थोड़ा सा ऊंचाई पर है, हायर पोजीशन पर है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है कि उसको अर्थ के सरफेस से उस हायर पोजीशन तक ले जाने में जो आपने वर्क करा, वो जो वर्क है वही आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला हमें मालूम है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वही फंडा मैं यहाँ पर यूज करूंगा। नोट कीजिएगा, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू अ हाइट h। लिखिएगा, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज, suppose a body of mass m is raised to a height h above the surface of earth, above the above the surface of earth। Suppose a body of mass m is raised to a height h above the surface of earth। तो एक डायग्राम बना लीजिए। बॉडी को ले गए आप अर्थ से, तो कितनी हाइट पर ले गए? h हाइट पर ले गए। तो अब इस बॉडी पर एक फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पर। वो जो फोर्स है वो किसके बराबर होगी? इसके खुद के वेट के बराबर। भाई हम जानते हैं कि जो वेट है वो वेट क्या होता है? वो वेट जो है वो फोर्स होता है। इसीलिए वेट की यूनिट तो न्यूटन होती है ना। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेट की यूनिट तो न्यूटन होती है। तो आप ये देखिएगा, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर लिखें, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स acting on the body is its own weight। The force acting on the body is its own weight। ब्रैकेट में लिखिएगा, that is gravitational pull of earth, gravitational pull of earth on the body।
द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इट्स ओन वेट, तो उस पर जो फोर्स उस टाइम एक्ट करेगी वो क्या एक्ट करेगी, उसका खुद का वेट। और उसका वेट क्या होता है, वो वेट होता है ग्रेविटेशनल पुल, है ना, ग्रेविटेशनल पुल। तो वेट जो है, वेट का फॉर्मूला होता है बेटा एम इंटू जी, एम इंटू जी, और यूनिट इसकी न्यूटन होती है। तो उसी से हमको क्लियर है कि ये फोर्स होती है, जो वेट होता है, वेट इज ऑल्सो फोर्स। ठीक। अच्छा जी, इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे टू लिफ्ट, टू लिफ्ट द बॉडी above the surface of earth, to lift the body above the, to lift the body above the surface of earth, to lift the body above the surface of earth, we have to do work against this force of gravity. To lift the body above the surface of earth, we have to do work against this force of gravity. We have to do work against this, against this force of gravity. To lift the body above the surface of earth, we have to do work against this force of gravity. ठीक है, तो वो जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन विल बी, this work done will be W is equal to force into डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, ये जो फोर्स है, ये फोर्स ही तो उसका वेट है, और वेट क्या होता है, एम जी, है ना, वेट होता है एम जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू एम जी और मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितनी हाइट तक आप उसने उसको डिस्प्लेस करवाया, तो एच, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है यही स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। नोट कीजिएगा, दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड अप इन द बॉडी, दिस वर्क, this work gets stored up in the body, this work gets stored up in the body as potential energy, as potential energy, full stop। Thus potential energy is equal to m into g into h। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एच, एम जी एच। फिर क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, इफ एक्सेलरेशन, वो तो स्प्रिंग वाला है, वो तो स्प्रिंग है, हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है। तो इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is 10 meter per second square, if acceleration due to gravity is 10 meter per second square, comma, what will be the potential energy of a body
what will be the potential energy what will be the potential energy of a body of mass 1 kilogram, potential energy of a body of mass 1 kilogram kept at a height of 5 meter, kept at a height of 5 मीटर। तो आप ये देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, हाइट जो है वो 5 दे दिया, और उसका जो मास है वो 1 किलोग्राम दे दिया। तो एम, जी और एच तीनों की वैल्यू दे रखी है, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो एम है 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और हाइट कितना दे रखा है, 5 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम है 1, जी है 10 और एच है 5, 50 जूल है। तो ये भी एनर्जी ना, तो जब ये भी एनर्जी है तो इसकी भी ऐसा यूनिट तो जूल ही होगी। इसके बाद अगला देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ बैग ऑफ व्हीट वेज 200 किलोग्राम। अ बैग ऑफ व्हीट वेज 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम। अब आप खुद बताओ, हाँ मास अगर किलोग्राम दे रखा है तो मास ही है, कोई बात नहीं। ना ना ना, वेट से रिलेटेड तो होता ही है मास, ठीक है, लेकिन अगर न्यूटन दे रखा होता तब मानता मैं उसको कि फोर्स है, ठीक है। तो ये उसका मास दे रखा है क्योंकि किलोग्राम है उसकी यूनिट। तो टू व्हाट हाइट शुड इट बी रेज्ड, टू व्हाट हाइट should it be raised so that its potential energy may be so that its potential energy may be 9800 joules, 9800 joules। और यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन्होंने दे रखा है कि g की वैल्यू को आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। वैसे यही होती है, वो मेंशन नहीं भी करते ना, वो मेंशन नहीं भी करते तो भी आपको जी की वैल्यू यही लेनी होती है, 9.8। अगर मेंशन करा जाता है तो स्पेशली 10 मेंशन करा जाता है। जैसे यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मेंशन ये चीज करी जाती है। वो नहीं भी देते तो भी 9.8 ही लेना है। कितना आ रहा है, 5। क्या बोल रहे हो, नहीं 10 नहीं ले सकते, अगर दे रखा है तभी 10 लोगे, नहीं तो 9.8 ही लेना है। एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है जी की। नहीं नहीं नहीं, गलत बोलती हैं, गलत बोलती हैं, जी की वैल्यू 9.8 होती है।
चलिए जी, अ बैग ऑफ व्हीट वेज 200 किलोग्राम, तो मास कितना दे रखा है उसका? 200 किलोग्राम। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट निकालना है, और पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 9800 जूल्स, ये दे रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 9800 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh इज इक्वल टू 9800। m कितना है? 200। g इज 9.8 इंटू h 9800। ये पॉइंट गया, नीचे 10 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये वाला जीरो भी कटा। 98 10 जा 980, और 2 5 जा 10, तो हाइट कितना आ गया? 5 मीटर। हाइट इसकी आ गई 5 मीटर। बोलिए भाई, समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, आ रहे हो आप? सूर्यांश यस सर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे पावर। लिखिएगा पावर। लिखिएगा पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, ऐसा होता है कि कभी भी अगर मान लीजिए हमको रेट की बात करी जाए फिजिक्स में, हमेशा के लिए याद रखना, आगे जो भी बच्चे 10th के बाद साइंस लेने वाले हैं, कि जब भी कभी रेट की बात करी जाती है ना फिजिक्स में, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या हो गया? कि वर्क इज गेटिंग डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक, दोबारा बोलो। नहीं, वेट का सिंबल भी कैपिटल डब्ल्यू ही होता है, वर्क डन का भी कैपिटल डब्ल्यू होता है। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो आप यहाँ लिखेंगे पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है? W कुछ और भी होता है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज क्या? वॉट्स। वॉट। WA वॉट। ठीक। तो जो पावर होती है, पावर की जो ऐसा यूनिट है वो वॉट होती है, उसको भी W से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल कैपिटल W। इसमें दोबारा थोड़ा जोड़ के, वॉट और जूल्स में, हाँ बिल्कुल डिफरेंस है ना भाई। ये जो है, ये वर्क डन जो है वो जूल में है, और टाइम जो है वो सेकंड में है। तो ये यूनिट हो गई जूल पर सेकंड। इस जूल पर सेकंड को ही जेम्स वॉट ने नया नाम दे दिया अपना खुद का सरनेम। उसने कहा कि भाई वॉट है, तो पावर की जो यूनिट है वो वॉट है, जेम्स वॉट। अच्छा।
और जब हम ये जानते हैं कि वर्क डन और एनर्जी, कोई भी बॉडी कितना वर्क करेगी जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी, तो जब हमको ये चीज पता है तो हम ये कहेंगे पावर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, पावर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वर्क वाला ही काम करती है एनर्जी, ठीक है। और 746। अच्छा जी, तो आज इतना ही कर लीजिए, बाकी फिर कल की क्लास में देखते हैं। परसों परसों। जो मैंने आपको करवाया है वो सारा करिए आप। क्वेश्चंस जो हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको कि एनसीईआरटी के बीच में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे लर्न करिए, और एनसीईआरटी के बाद में जो दे रखे हैं क्वेश्चंस वो सारे लर्न करो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करके आइए। हाँ, जो भी उसमें सब कुछ। गुड इवनिंग। ओके प्लीज। वो नहीं सर, देख लो अगर हो जाए तैयारी तो दे देना उसको। सर आप भी फ्री हो गए क्या? हाँ, आप भी फ्री, आप फ्री हो गए सब लेकिन है क्या, अपने ही क्लास टीचर और आपके उसमें ना वो भेजना है कि दोनों के ऊपर काम कर सकते हैं तो अगर मैं अपने क्लास टीचर से काम करूँ तो सर वो हो सकता नहीं हो सकता। क्लास टीचर से काम करूँ, मेरा क्लास टीचर से काम से मैं डिवाइड कर करूँ तो वो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? दोनों सेम चीज है। ठीक है, हाँ और क्या। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।